हेलो गाइस। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट कंप्लीट। सो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहली चीज़ जिससे हम शुरू करेंगे वो होता है कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स कंडक्टर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ओके, पहला होता है तुम्हारा मेटालिक कंडक्टर्स। ओके, एंड दूसरा होता है तुम्हारा नॉन मेटालिक कंडक्टर्स, या फिर तुम कह सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। वेरी क्लियर? एब्सोल्युटली। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मोबिलिटी ऑफ आयंस। ओके, इस चैप्टर में ऑल्दो इसका कोई ज़रूरी रोल नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, बात एक्चुअली में ये है ना कि हमें पता है कि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, है ना, तो हमारा साइज़ जो है इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस मतलब साइज़ है ना, साइज़ जो है इंक्रीज़ करता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब हमारा साइज़ जो है इस साइन उल्टा हो गया, देन हमारा साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है ना। तो उसी का एक मैं ऑर्डर लिखता हूँ, है ना। जैसे तुम्हारा हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें ये स्ट्रक्चर्स दिए, 4 स्ट्रक्चर्स दिए। रुबिडियम को हटा भी दो तो लिथियम। अब देखो, लिथियम जो है ना इसमें से सबसे छोटा है ना। अगर मैं विदाउट पानी में डाले बात करूँ तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इज़ द स्ट्रक्चर। बट ये तब जब हम एक्वस सोल्यूशन में नहीं है। अब अगर एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो पोटेशियम का एक्वस सोल्यूशन बनेगा, फिर सोडियम का भी मैं मान लेता हूँ एक्वस सोल्यूशन बना दिया मैंने, है ना, और फिर लिथियम का भी एक्वस सोल्यूशन बना दिया मैंने। अब देखो इनकी साइजेस क्या होगी तुम्हें पता है? यस, जिसका साइज विदाउट एक्वस सोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है उसी का साइज एक्वस सोल्यूशन में सबसे कम हो जाता है। देखो, लिथियम आयन जो है ना एक छोटू सा एटम है ना, तो और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मास इज टू चार्ज का रेशियो इसका हाई होगा, एंड इसकी वजह से बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स इससे अट्रैक्ट होते हैं, है ना, और इसलिए इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये इसका लॉजिक हुआ। अब रहा बात पोटेशियम का, तो पोटेशियम एक ऑलरेडी बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब एटम है। तो पोटेशियम का जो मास बाय चार्ज रेशियो है वो थोड़ा कम होता है, तो इसमें H2O जो है ना कम ही चिपकते हैं, इसलिए इसका साइज छोटू सा ही रहता है। अब मोबिलिटी का बात करें तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो कोई बड़ा सा आपका एक ट्रक है ना, और कोई छोटू सा गाड़ी है, कौन ज़्यादा आसानी से चलेगा? ऑब्वियसली छोटू सा गाड़ी। इसीलिए पोटेशियम का जो आपका स्पीड होता है ना वो फास्ट होता है, एंड लिथियम का स्पीड आपका स्लो होता है। ठीक है, ये बात एकदम सीधा। बिगर आयन इज स्लोअर देन द स्मॉलर आयन। ओके, नाउ कम्स द फैक्ट, इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब आएंगी हमारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। दिस नेक्स्ट पार्ट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, हम लोगों ने स्कूल में रेजिस्टेंस पढ़ा है। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये है रेजिस्टेंट कांस्टेंट जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना गाइस। अब देखो, ये रेजिस्टेंस क्या डिपेक्ट करता है? रेजिस्टेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो बाधाएं आ रही हैं ना उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, समझे। या फिर तुम आयंस ही ले लो, ठीक है, आयंस के फ्लो में जो बाधाएं आ रही हैं उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो फिर कंडक्टेंस क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट्स, ओके, उसका इलेक्ट्रॉन मूव करने का कैपेबिलिटी, या फिर एक सब्सटेंस उसका आयन मूव करने का कैपेबिलिटी को हम कहते हैं कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस इज बेसिकली इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर ये इन्वर्स हुआ तो हमारा रो एल बाय ए भी इन्वर्स होगा, विच विल बिकम ए बाय एल रो, सॉरी रो। अब देखो ये नीचे मुझे अच्छा नहीं लगा था, है ना, तो मैं इसको 1/रो, जिसको स्पेसिफिक रो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, मैंने बताया था ना। तो हम इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक और चीज़ लिख सकते हैं, काप्पा, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये बेसिकली बताता है कि पर इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, इन इन एनी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन if considered an arbitrary cube of edge 1 centimeter, then conductance corresponding to volume of that cube is considered as specific resistance। जैसे मैं समझाऊँ तो एक मान लो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें मैंने एक आर्बिट्ररी क्यूब बनाया, ठीक है, ये 3D क्यूब है, ये चीज़ ध्यान में रखना गाइस। ओके, अब इसके अंदर जो भी फ्लो हो रहा है ना आयंस का, या फिर इसके बाहर, इसके अराउंड, इसके थ्रू जो भी फ्लो हो रहा है ना आयंस का, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। और इसका डायमेंशन क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, बेसिकली 1 cm क्यूब। क्लियर है, एकदम क्लियर होगा, कैसे नहीं होगा क्लियर। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया है ना कि कंडक्टेंस क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि कंडक्टेंस और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टेंस का क्या वो है, कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस का क्या रिलेशन है। देखो, अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, देखो जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH, ठीक है, या फिर तुम Na तो वैसे सॉल्ट है तो इसका ज़्यादा नहीं होगा। CH3COOH इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम सबको पता है। अब देखो ऑसवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, वैसे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काफ़ी अलग चीज़ है। हम कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, हम क्या मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, HCOOH, है ना, नहीं गाइस, हम आयंस की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए CH3COOH का कंसंट्रेशन नहीं देखेंगे, हम H प्लस और CH3OO- का कंसंट्रेशन हम देखेंगे। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जितना H प्लस बढ़ेगा, है ना, या फिर जितना ये भी बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। अब H प्लस या CH3OO- एसीटेट का बनाने का तरीका क्या है ना, तो हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन जो है कि कंप्लीटली डिसोशिएट करता है, यानी कंप्लीट H प्लस एंड ये जो भी है आपका CH3COO- प्रोड्यूस करता है कंप्लीट। वेरी सिंपल बात है ना, ये सब तो सिंपल बात समझ ही गए होंगे, है ना। और उसके बाद तुम्हारा आता है टेम्परेचर। अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ओके, छोटू सा बात है दोनों। नाउ देन कम्स द तुम्हारा पार्ट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, आई मीन कंडक्टेंस। दो टाइप के कंडक्टेंस हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने हैं। पहला है तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस एंड दूसरा है तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले आते हैं बात मोलर कंडक्टेंस की। देखो, एक मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, एक मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना कंडक्ट कर रहा है ना, उसका कंडक्शन जितना होगा ना, है ना, वो तुम्हें कहते हैं उसको मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, बेसिकली मैं मान लो एक मोल HCl लेता हूँ, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। सिंपल सा बात। अब मोलर कंडक्टेंस निकालते कैसे, मोलर कंडक्टेंस जो होता है उसको काप्पा इंटू वी से लिखते हैं, या फिर तुम्हें और स्मार्ट हो तुम तो तुम्हारे लिए है काप्पा इंटू 1000 बाय मोलर, मोलर नंबर ऑफ मोल्स। ओके,
ठीक है। मुझे 2 मोल 3 मोल 4 मोल, ठीक है, वही हाँ एग्जैक्टली वही करना है। वैसे मोल्स नहीं, आई मीन सॉरी सॉरी, एक गलती हो गया। ये जो m है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये कंसंट्रेशन ऑफ है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जैसे H+ का कंसंट्रेशन जैसे तुम लिखते हो ना 0.001 मोलल, ठीक है, मोलारिटी वो होता है, ठीक है। क्रेजी पार्ट ओके, समझ गए। एंड देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl मान लो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको मोल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। इसको भी K इंटू वी ही लिखते हैं, एंड इसको भी K इंटू 1000, बट दिस टाइम नॉर्मेलिटी, ओके, नॉर्मेलिटी लिखते हैं। जैसे EQ बाई अरे सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है, ऐसा सीन होता है इसमें। ना तुम्हें बताते हैं ग्राफ, ओके, स्ट्रॉन्ग ग्राफ ऑफ AM एंड AN वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लो इस साइड ऑफ द ग्राफ तुम्हारा AM या फिर AN है ना, या तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर इक्विवेलेंस है, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, एंड दिस साइड ओके, दिस साइड तुम्हारा कंसंट्रेशन। सो देखो फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ना, कंडक्शन तुम्हारा ऐसे होता है, ये जाते 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 क्लोज तो होता है बट कभी टच नहीं करता, गौर से देखो तो। बट ऐसा केस ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, उनका एक स्लैंट स्लोप होता है ऐसे, और इनको प्रोसेस बैकवर्ड करोगे ना तो तुम्हें इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है ना कितना मतलब इसका कंडक्टिविटी है तुम्हें मिल जाएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो जो तुम्हें ये समझ में आ गई, तुम्हें एक और चीज़ बता देते हैं कि जब हम AM या N0 ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, वही सब है बस। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला एक लाइन स्ट्रेट लाइन में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम बोलते हैं AM मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू AN माइनस माइनस लिखा था माइनस A√C। ये A क्या है, तुम्हारे ये जो A है ना, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट है, ओके। ये हर आर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयन एंड ऑल, ओके ओके। अब तुम्हारी हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैं बताया था ना कि तुम्हारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका ऐसा होता है कर्व, हम एक्स्ट्रापोलेट करके फाइंड नहीं कर सकते हैं, बस यही सारी बेसिक बेसिक बातें। अब देन कम्स हम सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कॉलरश लॉ, ठीक है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट इसी के बारे में है, ठीक है। कॉलरश, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा टफ है, कॉलरश लॉ, कम्स द कॉलरश लॉ ना। अब ये कॉलरश लॉ क्या कहता है, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है ना, उस पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करने लगता है। अगर तुम, वो बोलता है कि अगर तुम दो कंपाउंड्स लो, ठीक है, जैसे CH3CO, दो आयंस, इसको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ पेयर कर दो, है ना, मतलब पेयर करके कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लो, या फिर एक तो ये हो गया, एंड दूसरा भी बना लो, एंड किसी तरह से इन दोनों को हम हटा देंगे, तो इसको ऐड करके ना हमें इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल सकता है, यही कहना चाहता है वो। तो इसको एक वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि A0M AXBY, हमें जब हम क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तब हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। XA0M
ए वाई प्लस वाई ए नॉट एम बी एक्स माइनस। ठीक है, समझ में आ गया ये पार्ट। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन सेम, अच्छा वैसे एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये देख, सो हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी सेम होता है, बस जो हमारा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, ये एंड ये, वो दोनों नहीं होता है। तो बेसिकली ए एन नॉट, ओके, ए एक्स बी वाई फॉर्म्स ए एन ए वाई प्लस ए एन नॉट बी एक्स माइनस। समझे, सिंपल सा बात है, वेरी सिंपल। दिस इज ओनली द कॉलरश लॉ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है अबाउट द कॉलरश लॉ की, जो आपका H प्लस कंसनट्रेशन, H प्लस बोल रहा हूँ, जो आपका एम नॉट, देखो जो एम नॉट होता है ना, अगर हम किसी मॉलिक्यूल का बात करें, जैसे CH3COOH, HCOOH, या फिर NaCl, KCl, HCl, FeSO4, जितना भी ऐसे टाइप का कंपाउंड्स हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कैपिटल ए। ये मतलब ये ए नहीं है, इसको लैम्डा बोलते हैं, ओके। और हम ये है कैपिटल लैम्डा और ये है स्मॉल लैम्डा। जो स्मॉल लैम्डा होता है वो आयंस के लिए यूज होता है, जैसे H प्लस, Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, इन सब के लिए होता है। तो बेसिक बात यह है कि H प्लस लैम्डा मोलर of H plus at infinite dilution is 350, okay, is 350, और ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। बट लैम्डा मोलर फॉर OH माइनस इज 200 और ये सेकेंड हाईएस्ट है। उसके बाद जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द आयंस है ना, जैसे तुम्हारा Na प्लस, Ka प्लस, HCl, MgSO4, जो भी होगा, जितना भी होगा, सबका 50 to 100 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बीच में होता है। सिंपल सा बात है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आता है वो पार्ट है मेरा अल्फा का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो जनरली हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं, लैम्डा मोलर बाई लैम्डा मोलर एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ओके। अब ये सिंपल सा बात है ना कि मेरा कितना डिसोशिएट किया, है ना, किया, डिवाइडेड बाय कितना डिसोशिएट होता है, तो हमें मिल जाएगा ना कि कितना एक्चुअली में डिसोशिएट, कितना परसेंट या कितना डिसोशिएट हुआ है। अब इसी से हम Ka निकाल सकते हैं। Ka क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तो हम इसको निकाल सकते हैं एज अ C डॉट ACm स्क्वायर बाय ACm नॉट, ये ऐसा होल स्क्वायर है, बाय ACm माइनस बाय, ऐसे 1 माइनस नहीं है, 1 माइनस बाय ए नॉट एम, लैम्डा एम, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो C लैम्डा C स्क्वायर बाय ए लैम्डा एम स्क्वायर times, this goes like this and down, so this would be am minus cm by infinite dilution, तो इसका कैंसिल एंड फाइनल फॉर्म में रहेगा c लैम्डा स्क्वायर बाय a lambda molar at infinite dilution and lambda molar at infinite dilution minus lambda molar at C, मतलब बेसिकली नॉर्मल लैम्डा। वेरी सिंपल बात है ना, जस्ट इतना ही करना है। और अगर बहुत ही छोटा, देखो जनरली अल्फा ना वेरी 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 स्मॉल होता है, उप्स
डेसिमल पॉइंट का जगह लेंगे, वेरी 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 स्मॉल होता है। इससे क्या होता है ना कि इक्विवेलेंट टू 1 ही हम कंसिडर करते हैं और हम जस्ट c इंटू अल्फा स्क्वायर एम बाई एट इन्फिनाइट डायल्यूशन स्क्वायर एम लिख के सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा। देन कम्स द वेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्डोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो इसमें बेसिकली हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द वांटेड सब्सटेंस। ओके, हम इसी वांटेड सब्सटेंस का कंडक्टेंस से उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं HCl का, दिस इज नॉट गुड, HCl का, है ना। अब HCl को न्यूट्रलाइज किससे करोगे, NaOH से करोगे, बिल्कुल सही बात। मैंने याद है बताया था कि H प्लस का 350 होता है और Na प्लस बोल रहा हूँ, Na का OH का 200 होता है एंड इन सब का हाईएस्ट है ये दोनों। बाकी NaCl इन सब का क्या है 50 to 100 के बीच में है। तो देखो जब हम इसके अंदर पानी डालें ये ब्रेक होके क्या बनाएगा H प्लस एंड Cl माइनस। अब देखो हमारे पास मान लो एक फ्लास्क जिसमें HCl H प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में रखा हुआ है ना, एंड उसमें हमें करंट पास कर रहा है कंटिन्यूअस, है ना। वो हमें करंट दे रहा है कंटिन्यूअस। ऐसे तो ऐसे नहीं बनता है, वो ऐसे बनता है दो कंटेनर से, बट यू गॉट द आइडिया। ओके, हम ऐसा सेटअप ले रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ना क्या बोलते हैं, धीरे धीरे OH माइनस ऐड करेंगे, यानी NaOH ऐड करेंगे। जैसे क्या होगा Na प्लस भी अंदर जाएगा, OH माइनस भी अंदर जाएगा, तो OH माइनस और H प्लस मिल के वाटर बना देंगे। और जैसे ही वाटर बनेंगे ये तो स्टेबल है, मस्त मगन अपना स्टेबल है। तो इससे क्या होता है, ऐसे ही वाटर बना तो इसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस घटने लगेगा, है ना, क्योंकि दो ही आयन बचा अब तुम्हारे पास Na प्लस और Cl माइनस, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ऐड होके तुम्हारा NaCl बना देंगे क्योंकि ये दोनों स्टेबल होंगे। ऐसे ये भी काम हो गया तुम्हारा। अब बचता है बस कि OH माइनस तुम अगर डालते रहोगे तो आफ्टर ऑल OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। जैसे OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा तो फिर जो H2O है वो तो बन गया, H प्लस एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमने लिया था, तो H प्लस धीरे 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 डिक्रीज होगा एंड OH माइनस धीरे 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 इंक्रीज होगा। इससे क्या होता है, जैसे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, है ना, ये बन गया ग्राफ। इस ग्राफ में हमने इस एक्सिस पे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH और यहाँ पे वोल्टेज रख दिया मान लो, ठीक है, वोल्टेज। अब देखो H प्लस का कंसंट्रेशन इनिशियली हाई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने OH माइनस तो डाला ही नहीं, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हाई है तो वोल्टेज भी हाई होगा। बट हम धीरे धीरे जब OH माइनस डाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा एंड आफ्टर अ टाइम कंसंट्रेशन एकदम फ्लैट बन जाएगा, क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन मैक्स हो चुका है एंड H2O बना चुका है एट दिस पॉइंट, है ना, एट दिस पॉइंट ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। बट हम अगर कंटिन्यू रखें तो धीरे 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 OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। जैसे ही OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज फिर से बढ़ जाएगा। सेम काइंड अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग ग्राफ बनता है। जैसे ये तो मैंने NaOH वर्सेस ये इसका ग्राफ बनाया। अब अगर मैं बाकियों का ग्राफ बना दूँ, जैसे तुम्हारा CH3COOH और NaOH का, ओके, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो स्टार्टिंग में तो H प्लस तुम्हारा निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, बट बहुत कम निकलेगा और बहुत धीरे निकलेगा, है ना। बट और आफ्टर अ टाइम ये फ्रीज हो जाएगा, लगेगा फ्रीज हो गया, क्योंकि जो H प्लस नया प्रोड्यूस होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, देखो H प्लस और इसका OH माइनस, देखो कुछ तो ब्रेक ज़रूर होगा और ये कुछ भी ब्रेक होके H2O बनाएगा
H2O बनाएगा तो ये डाइल्यूट होगा और डाइल्यूट होने से इसका ब्रेकेज बढ़ जाएगा। जैसे ही इसका ब्रेकेज बढ़ेगा और क्या होगा तुम्हारा H प्लस बनेगा। जैसे ही और H प्लस बनेगा तो OH माइनस और ऐड होगा और वाटर बनेगा और ये होगा। एंड ऐसे ही करने में क्या होता है, एक फ्लैट लाइन दिखता है हमें, है ना, ज़ीरो कंडक्टेंस का, ऑलमोस्ट ज़ीरो बट नॉट कम्प्लीटली ज़ीरो। लाइक ज़ीरो के लिए पूरे यहाँ पे होता है ना, बस मतलब कांस्टेंट दिखेगा, है ना। बट उसके बाद एट द एंड कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि लिमिटेड कंसंट्रेशन है। तो फिर क्या होगा, ये OH माइनस बढ़ने लगेगा अगेन, और इसका स्लोप ज़्यादा होगा क्योंकि OH माइनस ज़्यादा है हमारा और जल्दी बढ़ रहा है। वेरी फेयर। नाउ द नेक्स्ट कम्स कि अरे नाउ द नेक्स्ट जिसको मैं सोच रहा हूँ करने का इज अबाउट यस। सो नेक्स्ट है मेरा NaO। देखो तुम जो भी करोगे NaOH प्लस CH3COOH, इसमें यहाँ पे हम H प्लस का कंसनट्रेशन यानी CH3COOH का कंसनट्रेशन लेंगे। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये ब्रेक होकर नेचुरली OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। OH माइनस प्रोड्यूस करेगा तो इसका एक स्लोप होगा, अच्छा स्लोप होगा। बट ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा इसका क्या है, स्लोप नहीं है ना, इसका स्लोप तो कम है। आई मीन H प्लस जो है कम डिसोशिएट होगा। तो क्या होता है ना कि H प्लस तो धीरे धीरे कंज्यूम करेगा OH माइनस को, तो धीरे धीरे देखो ये ग्राफ नीचे गया, है ना। बट फिर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब डाइल्यूटेशन मतलब जब इसका क्या होता है ना, क्या बोले, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, तब CH3COOH तुम ऐड भी करते हो ना, तब भी तो H प्लस और CH एसीटेट का ब्रेकेज तो हो नहीं रहा, तो H प्लस तो आ ही नहीं रहा ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो फिर इसका जो होता है ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन बनता है, ऑलमोस्ट, नॉट अ फ्लैट लाइन। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर। नाउ कम्स द वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट थिंग विच इज क्या बोलते हैं, सॉल्ट का। जैसे मान लो NaSO4 एंड BaCl2। अब देखो इनका जो होता है ना तुम्हारा ग्राफ काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि देखो ये Na प्लस बनाएगा, ये Ba2 प्लस बनाएगा, है ना। फिर इन दोनों का ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सो इन सब में बहुत कम होता है, स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, स्लाइटली, काइंड ऑफ लाइक दिस। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि इंक्रीज नहीं है, बट इंक्रीज है, उप्स, इंक्रीज है, स्लाइटली इंक्रीज्ड है, समझे। तो बस इतना ही तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, electrochemical cell, a device, okay, it is electrochemical cell is a device बेसिकली जो कि केमिकल एनर्जी को, उप्स ये क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल, हमने आज तक इलेक्ट्रोलिसिस बहुत बार पढ़ा है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल ब्रेकडाउन्स करते हैं, बट इसमें हम केमिकल ब्रेकडाउन्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पॉपुलर एंड सबसे सक्सेसफुल जो सेल है वो है तुम्हारा डेनियल सेल। डेनियल सेल में बेसिकली दो हम ये लेते हैं कंटेनर्स, उसको हम ज्वाइन करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज से। इस सॉल्ट ब्रिज में हम जो होते हैं इक्वल मोबिलिटी ऑफ आयन यूज़ करते हैं। इक्वल क्यों, कि ये नहीं कि इधर जल्दी जल्दी H प्लस आ गया एंड तुम्हारा चार्ज इधर इधर फेंके जा रहे हो और यहाँ पे तुम्हारा चार्ज एकदम स्लो है ना। क्योंकि तुमने यहाँ पे RB प्लस दे रखा है, ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं करना है। हम इक्वल मोबिलिटी ऑफ आयन यूज़ करेंगे, जैसे तुम्हारा Na प्लस और मतलब K प्लस, है ना, इक्वल मोबिलिटी। अब मान लो इसमें ZnSO4 है और इसमें CuSO4 है, तो SO4 का छोड़ो, उसका तो कोई काम नहीं है तुम्हारे, वो तो बस सोल्यूशन बनाने के लिए है। Zn जो है वो इस इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो अकॉर्डिंगली क्या होगा, एनोड बनेगा ये, है ना,
और ये कैथोड बनेगा। कैसे बनेगा आगे बता देंगे, बट अभी समझने के लिए ये एनोड बनेगा, ये कैथोड बनेगा। अब देखो, एनोड का ना डिप्लीशन होता है, ठीक है, ये जो है डिप्लीट करके सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स देखो, इधर मैं छोटू सा बात करूँ ना, छोटू सा, इस पोर्शन को मैं जूम इन कर दूँ, है ना, जूम इन, जूम इन, अरे ये सर्कल क्यों बन गया, जूम इन, ओके, रियल जूम इन कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे ना क्या होते हैं, छोटे 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 एम प्लस एम प्लस एम प्लस मेटल के आयन्स हैं, आयन्स बोल रहा हूँ सॉरी, मेटल के एटम्स हैं, है ना। और इधर बड़े बड़े एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस मेटल्स के आयन्स हैं। क्या होता है ना, ये मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और सॉल्यूशन में चले जाते हैं सब। तो इससे क्या होता है, डिप्लीशन होगा ही, है ना। देखो ऐसे डिप्लीशन तो होगा ही ना, इसको इधर देखो, ये देखो, यहाँ से अब H प्लस, यहाँ से हमारा मेटल आयन चला गया, ये देखो ये मेटल आयन चला गया, तो ये थोड़ा सा इधर से जगह होगा ना, देखो डिप्लीट कर गया ना ये पार्ट, एंड क्या होगा, इन पार्ट्स में ये सब पूरा मिलके आयंस में घुस जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम एनोड से ऊपर फेंक देंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड में जाएगा, ट्रैवलिंग 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 ट्रैवलिंग, और पहुंचेगा अपना कैथोड पे। अब जैसे ही कैथोड पे पहुंचेगा, कैथोड पे भी सेम चीज़ होता है बट रिवर्स में, क्योंकि कैथोड पे डिपोजिशन होता है। ये देखो, ये छोटू छोटू सा एम प्लस, सॉरी ये बनेगा, हाँ, एम 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 एम, है ना, इधर एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे ना ऊपर से, वो ये एब्जॉर्ब करेंगे और अंदर घुस जाएंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे अंदर घुस जाएंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे अंदर घुस जाएंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे अंदर घुस जाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अंदर घुस जाएंगे, ये अंदर घुस जाएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे और देखो इसका साइज बढ़ जाएगा। तो कैथोड पे तुम्हारा जो होता है ना, डिपोजिशन होता है, और एनोड पे तुम्हारा डिप्लीशन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पढ़नी है ओवर, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया उसी का होता है, ठीक है। जैसे उफ, ये क्या कर दिया मैंने, इसको छोड़ो। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेसिकली क्या होता है ना, कि मैंने जैसे बोला था छोटे छोटे आयन्स हैं इसमें, अब कौन से आयन्स जाएंगे कौन से आयन्स नहीं जाएंगे ये कैसे पता चलेगा, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बेसिकली दो चीज़ पर डिपेंड करते हैं, एक तुम्हारा SP और एक तुम्हारा OP, ठीक है। इधर मान लो फिर तुम्हारा M है, तो इधर M प्लस M प्लस M प्लस, ठीक है। अब देखो इन सिंपल अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जस्ट डिफाइन करने की बात रहे, तो व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, then the potential difference generated in between the neutral metal and the neutral metal atoms on electrode and arbitrary layer of Ma cation metal cation present in solution as electrolyte। सो आई नो नहीं समझ में आया ही होगा। सो बात यह है कि जो पोटेंशियल इन दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है ना, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तुम्हारा सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम क्या समझ में आए थे हैं, सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लोग समझ लेते हैं, बट ये एक्चुअली में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज सोल्यूशन प्रेशर, तो सोल्यूशन प्रेशर में बेसिकली होता है ड्राइविंग फोर्स ऑफ न्यूट्रल मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैटायन इज सोल्यूशन प्रेशर। और फिर ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, द रिपल्सिव फोर्स exerted by M plus or cation, okay, metal करना है, present in solution, okay, present in solution from to the
ऑन द न्यूली फॉर्म्ड कैटायन इज तुम्हारा OP। सिंपल सा बात। अब देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है। या तो तुम्हारा सोल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। अब देखो सोल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। सोल्यूशन प्रेशर क्या होता था? मेटल का टेंडेंसी टू बिकम M+। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? मेटल का टेंडेंसी टू बिकम आयन का टेंडेंसी टू रिपेल फॉर्मेशन ऑफ M+, है ना? M+ फॉर्मेशन रोकना। और तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और M+ बनाएंगे। वी नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये और मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसको डिनोट किससे करेंगे? EOX या फिर EMM+ से। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा SP जो है वो लेस देन OP है। इसका मतलब मेटल जो है रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो रिड्यूस हो जाए। तो इसमें क्या होता है? M++ इलेक्ट्रॉन गिव्स M। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल एटम बना रहा है। इसको हम लिखते हैं E रेड और EM+M। वेरी सिंपल। अब अगर SP और OP इक्वल हो जाए तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, तो ये नल इलेक्ट्रोड बन जाएगा और 0 वोल्ट होगा इसका। सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। नाउ देन कम्स द पार्ट एप्लीकेशन, कहाँ ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि EM+M+ क्या होता है और EM+M क्या होता है ना? ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये है तुम्हारा रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला OP मान लो, समझना है। ठीक है, और ये है रिडॉक्स पोटेंशियल RP। अब क्या बात है ना, एक्चुअली में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्स पोटेंशियल ना कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर सब पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड एक गिवन कंडीशन यानी 298 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर होता है, 1 atm ऑफ प्रेशर पे होता है। और तो और जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होता है उसको भी हम 1 मोलर ले लेते, 1 मोलालिटी ले लेते। मोलारिटी होता है, सॉरी मोलालिटी नहीं, मोरालिटी लेते हैं, मोरालिटी। ओके, जैसे 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमारा स्टैंडर्ड निकालने के लिए ज़रूरी होता है और हम सारी डिस्कशन स्टैंडर्ड पे ही करेंगे। ठीक है, ये बात एकदम 100% सत्य है। अब देखो किसी भी सेल है, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे सेल बनाया, अब मैं कोई और सेल बना दूँ, है ना, यहाँ पे एक सेल और मैंने बना दिया, है ना। अरे यार पतला क्यों नहीं बनता मेरा रॉड? मान लो मैंने एक पतला रॉड है ये, ठीक है, मैंने एक और सेल बना दिया। टडंग 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 टंग टडंग 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 टडंग। परफेक्ट। अब इसमें मेरा मान लो K+ है और इसमें मेरा Ag+ है। ठीक है, अब द बात इज, है ना, द बात इज कि इस सेल का वोल्टेज कितना देगा। मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ले अब बता इसका वोल्टेज क्या है। तो क्या निकालोगे? EMF ना, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वोल्टेज क्या है। तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। E0 तुम्हें निकालना है। E0 क्या है? E0 ऑफ अ सेल, यानी एक सेल कितना, तुम इसे कह सकते हो E0 ऑफ अ सेल इज इक्विवेलेंट टू EMF ऑफ द सेल। ठीक है, और EMF निकालने का तरीका क्या होता है फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल? देखो तुम फिजिक्स में तो निकाल लेते हो ना, I R यूज़ करके, रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ करके EMF निकाल लेते हो,
बट यहाँ पे ईएमएफ निकालने के लिए तुम्हें ई नॉट रिडॉक्स प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं। और किसका ई नॉट ऑक्सीडेशन? क्योंकि भाई देखो के प्लस का ऑक्सीडेशन, के प्लस का तो रिडक्शन हो रहा है और के प्लस क्या है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और के प्लस क्या है, एनोड है। याद है एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है। क्या होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे? के प्लस बन जाता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करके, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो गया। अब एनोड तुम्हारा मस्त ऑक्सीडाइज हो गया और तुम्हारा रेडॉक्स क्या होता है, कैथोड होता है। तो कैथोड प्लस एनोड का तुम ये भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल एट कैथोड प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। इसमें एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट चीज़ बात है कि स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझे? और ये चीज़ वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा तो हम एसआरपी लेंगे, क्योंकि आईयूपीएससी उसी को कंसिडर करता है। वेरी गुड। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, है ना, ई ऑक्स को मैं नेगेटिव एसआरपी में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या बनेगा मेरे पास? ई रेड माइनस नहीं प्लस माइनस ई रेड ऑफ व्हाट, एनोड, और ये कैथोड। तो ये क्या बनेगा? ई रेड माइनस ऑफ कैथोड ऑफ कोर्स माइनस ई रेड ऑफ एनोड। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड में ऐसा। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, है ना, इसी को तुमने मान लो बदल के ई ऑक्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखो एस आर पी है, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव ई ऑक्स एट कैथोड प्लस ई ऑक्स एट एनोड। सिंपल। अब देखो इसमें सिंपल बात है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो तुम ऐड कर दो, है ना। दोनों में एस आर पी और ओ एक्स दिया है, ऐड कर दे, बात खत्म। बट अगर एस आर पी और एस आर पी या फिर एस ओ पी और एस ओ पी है तो माइनस कर देना, वही तुम्हारा आंसर होगा। डजेंट मैटर, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा उसमें आना चाहिए, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू आना चाहिए। 100% एक्यूरेट तो कुछ नहीं। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि रिडॉक्स मतलब रिडक्शन किसका होगा, कैथोड कौन बनेगा, एंड ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड कौन बनेगा। जैसे बोल दो Cu प्लस है, Ag प्लस है ना, इन दोनों में कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा ना। अब देखो या फिर मैं बोल दूँ K प्लस है, Na प्लस है, इसमें कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है कि देखो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो मेटल क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना यानी वो ऑब्जेक्ट रिड्यूस होना चाहता है ना। मान लो ये Zn प्लस है, Zn है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी ये चाहता है कि जल्द से जल्द रिड्यूस हो, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में सॉरी Zn प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे ही ऐड करूँगा ये Zn बन जाएगा, बन गया, मस्त Zn बन गया ये। अब जैसे ही ये Zn बनेगा, यहाँ पे Zn तो बन गया, बट ये रिडक्शन होके एंड ये रिडक्शन हुआ है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, बट ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, किसी ना किसी कंपाउंड से आया होगा, आयन से आया होगा, है ना। तो इसी को इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन छीन लिया किसी से, और जो दूसरा आइटम या आयन होगा उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ना, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो यानी जिसका
रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज यानी मेटल जो चाहेगा जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडाइज करना चाहता है वो कैथोड पे जाएगा। क्यों? अरे मतलब देखो, ऑक्सीडाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना हुआ है ना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हुआ। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा जल्दी, है ना। बट मेटल्स का टेंडेंसी होता है क्या, इलेक्ट्रॉन देने का। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको एनोड पे रखोगे तो बेहतर होगा ना, क्योंकि सॉरी कैथोड पे रखोगे तो बेहतर होगा ना, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा होता था रिडक्शन। आई गेस यही तो मैंने कहा था। कैथोड पे ये तो देखना पड़ेगा एक बार। कैथोड पे जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो कैथोड पे तुम्हारा रिडक्शन होता है ना। तो यस, तो जहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा, तो इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, रिडॉक्स पोटेंशियल हुआ तुम्हारा ज़्यादा। जो मेटल है वो क्या चाहता है, अगर रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ा तो मतलब वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे बट रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ बट रहा है, कैथोड पे बट रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसको कैथोड ही बना देंगे। अब किसी एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो मेटल क्या चाहता है, ऑलरेडी मेटल चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना फेंक दे। तो एक ऐसा मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन फेंकने के लिए ऑलरेडी तैयार है उसको हम एनोड पे बिठा देंगे, क्योंकि एनोड क्या है, एनोड इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा हुआ है। समझे? तो एसआरपी और एसपी कैसे डिसाइड करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल देख के। जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो तुम्हारा कैथोड, जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा एनोड। वेरी सिंपल बात। नाउ कम्स द पार्ट डिटरमाइनिंग कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हालांकि मैंने थोड़ा सा बता ही दिया था। देखो, जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिड्यूस होने का कैपेसिटी ज़्यादा है ना। अगर रिड्यूस होने का कैपेसिटी ज़्यादा है तो यानी वो इलेक्ट्रॉन दूसरों से खींचना ज़्यादा अच्छे से चाहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन दूसरों से अच्छे से खींचना चाहेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छा, तो वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल बात। यानी एस आर पी ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्गर। एस ओ पी के रिलेशन में देखें तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो वो क्या होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन फेंकना चाहेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फेंकना ज़्यादा चाहेगा। जब वो फेंकना चाहेगा तो वो रिड्यूस होगा एंड रिड्यूसिंग पावर उसका बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देने की पावर उसकी बढ़ जाएगी, है ना। रिडक्शन मतलब वो देगा तो वो दूसरे एलिमेंट को क्या, इलेक्ट्रॉन ठूस रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अब देखो, इसी एसआरपी के ऊपर हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम एक लाइन से अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ये होता है तुम्हारा टिन, लेड, एंड देन कम्स हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, इतने ही हैं। अब देखो, जो ये हाइड्रोजन होता है ना, इसका जनरली पोटेंशियल जो है ना 0.0 वोल्ट यानी मिडिल में मानते हैं। ठीक है, इसका कोई पोटेंशियल नहीं होता है स्टैंडर्ड। ओके, अब देखो ये बात है कि जब तुम ऐसे जाओगे ना सीरीज में, थोड़ा गलत अरेंज करते मुझे फील आ रही है ना, मैं सीरीज उठा के, ये क्या बात हो गया गाइस,
ये हाइड्रोजन इधर, जब अगर मैं इस तरफ H+ के इस तरफ जितने भी है ना एटम्स, इनका क्या होता है, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी रिलीज करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं बाहर, है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, सिंपल बात। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट यहाँ पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इनको, तब जाके ये क्या करते हैं, तुम्हारा क्या बोलते हैं, बनते हैं, कैटायन एनायन जो भी है वो बनते हैं, ठीक है। तो ये बात है इनका, बस इतना ही है। और हाँ, रिएक्टिविटी एक बात है कि रिएक्टिविटी जो है ना इनका डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है, या फिर हम कह सकते हो इंक्रीजेस। तो तुम उनको इन शॉर्ट कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा SRP का मॉड्यूलस, ओके, डिक्रीज करता है, नो मॉड्यूलस, नेगेटिव साइन भी ले लेते हैं, तो SRP डिक्रीज यानी वो एलिमेंट, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव, बात खत्म, और कुछ जानना ही नहीं। देन कम्स द पार्ट इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें तुम्हें बेसिकली एक फॉर्मूला बहुत ही कॉमन यूज़ करेंगे, वो है, अगर मान लो तुम्हें एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड से तीसरे कंपाउंड बनाना है, जैसे तुम्हारा मान लो Fe3+ है, उससे Fe2+ एंड फिर उससे Fe बनाना है, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन गेन, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, अरे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये कैसे होता है, मान लो इसका वैल्यू तुम्हें दिया रेड का, ई रेड का, इसका भी तुम्हें ई रेड का वैल्यू दे दिया, और इसका भी तुम्हें ई रेड का वैल्यू दे दिया, इसका तुम्हें निकालना है किसका कितना है। तो ये बस बोलता है कि दिस ई रेड वैल्यू is equal to this value plus this value। अब देखो ये ई रेड जो होता है ना, बस एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस इतना ही खेल है। अब देखो ये भी ई रेड जो निकलेगा ना, ये जनरली किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, बट 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3, समझे, दैट्स इट। ऐसे तुम्हें ये मिल जाएगा, एंड दैट इज़ द तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इसको अगर तुम अच्छे से इज्जत से रिप्रेजेंट करना चाहोगे ना, तो उसको ऐसे करते हैं, -NFE0 of a redox is equal to -NFE0 of a redox plus -NFE0 of a redox। सिंपल सी बात। हाँ, तुम माइनस माइनस काट सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, ओके। नाउ कम्स द पार्ट, इसको G0 भी बोलते हैं, -NFE इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा जी, डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी। अब E0 लगा दोगे तो ये भी E0 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड E0, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -NFE सेल नॉट, एंड इसके इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू, है ना, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, सिंपल सा बात है, ऐसा ही होता है।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, हम जाएंगे कंसंट्रेशन सेल में, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में कंसंट्रेशन सेल की हम बात करेंगे। मान लो ये है तुम्हारा सेल नोटेशन, ठीक है। सेल नोटेशन, ये सेल नोटेशन, ये जो है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है, ये तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा कैथोड है। क्यों? क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। आई मीन लॉस ऑफ किसका होता है, एनोड पे लॉस होता है। तो ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारा कैथोड है, ठीक है। ये बात सिंपल है ना। अब देखो, जो तुम्हारा क्यूसी होगा, है ना, मतलब ये वही आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला क्यू है, ये Zn2+ का कंसंट्रेशन टाइम्स Cu का कंसंट्रेशन बाय Cu2+ का कंसंट्रेशन बाय Zn का कंसंट्रेशन। अब ये दोनों तो इलेक्ट्रोड फॉर्म में तो सॉलिड है, तो इनको हटाओ, तो Zn2+ बाय Cu2+ बन जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में इनको मैं पहले से C1 C2 लिख देता हूँ। अब इक्विलिब्रियम में RHS इज इक्वल्स टू LHS होता है ना। तो Kc इज इक्वल्स टू RHS बाय LHS विच इज इक्वल्स टू एनोड बाय कैथोड, ठीक है। अब देखो, तुम्हें नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके, और जो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन का कुछ बताया ही नहीं है, बट नर्स्ट इक्वेशन मैं फटाफट बता सकता हूँ एक सेकेंड में, जो कि है तुम्हारा नहीं रुक जाता है नर्स्ट इक्वेशन। तो पहले देखो नर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं इसके लिए, है ना। नर्स्ट इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है ना तुम्हारा, कि मान लो तुम्हें E0 ऑफ अ सेल दिया हुआ है ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना, कि उसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, है ना। हम कंसंट्रेशन जनरली क्या 1 मोलर लिखते हैं, तो हम इसका कंसंट्रेशन, मान लो मैंने एक Zn लिया जिसका इतना है, और उसका 34 वोल्ट्स था, बट मैंने 0.0001 Zn का मोलर लिया, तो उसका कितना वोल्ट होगा वो निकालते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। तो तुम्हें उसके लिए E0 दिया होगा, उसमें तुम क्या करोगे, देखो E0 ऑफ अ सेल माइनस 0.059 बाय n। वैसे तो 0.059 नहीं होता, वो होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं यार 2.303 इंटू RT बाय FN log m प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो पूरा वैल्यू आता है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा पूरा वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाता है, E0 माइनस 0.059 बाय n log m प्लस। ये जो होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है नेगेटिव पे, और तुम्हारा रिडक्शन के लिए यूज़ होगा E0 प्लस 0.059 बाई n log m प्लस। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, तुम ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तुम एनोड लोगे और कैथोड 1 लोगे, बट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हम एनोड हमारा तो 1 ही आएगा, है ना, एनोड 1 आएगा और कैथोड तुम्हारा C आएगा। तो इसको इन्वर्स करेंगे तो माइनस, ये माइनस इन्वर्स होके इससे मल्टीप्लाई -1 लगेगा, तो ये प्लस बन जाता है ना। वही केस है, बस सिंपल से यही लास्ट इक्वेशन है, इतना ही सिंपल है, बस फॉर्मूले देना है और वैल्यू निकालना है। तो कंसंट्रेशन सेल में भी हम E0 का यूज़ करते हैं, है ना। तुम्हें ये दिया हुआ AC दिया हुआ है ना, तो तुम क्या करोगे, E सेल निकाल दोगे ना, कैसे, E0 माइनस 2.303 RT log A/C, है ना। ऑब्वियसली n लगता है यहाँ पे, NF, है ना। अब तुम क्या करोगे, सिंपली इसको कंसंट्रेशन को चेंज करके 0.059 ले लो, बस हो गया तुम्हारा E0, इतना ही है बस। अब एक और चीज़ है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट उसमें कुछ खास नहीं है, उसका मैं पास पढ़ देता हूँ कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैविंग SRP। जो तुम्हारा प्लैटिनम रॉड होता है
उसका जो स्टैंडर्ड H2 मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको प्लैटिनम रॉड हम यूज़ करते हैं, और उसके साइड साइड में प्लैटिनम रॉड के हम प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग करते हैं, जो कि एक प्लैटिनम का ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, और एक्वा सोल्यूशन में HCl के साथ उसको ड्रॉप करके हम इलेक्ट्रोड को हम देखते हैं। हम हाफ सेल का कभी भी इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते, हमें 2 सेल कनेक्ट करके ही इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा बात किसका, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सेल का। ठीक है, वेरी इजी था पार्ट। अब प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ऑल्दो तुम बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो इस बात को इग्नोर करते हैं कि तुम्हें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एज अ पावर में रखना पड़ता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो E0 इज इक्वल्स टू E0 ऑफ अ सेल, मतलब ई सेल माइनस 0.059 बाई n log C1 C2 एंड इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का पावर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये पार्ट भी हो गया। अब देखो, मैंने वही क्वेश्चन बता दिया। अब देखो रिवर्सिबल सेल का जनरली क्या होता है ना, अगर तुम्हारा मान लो EMF, देखो एक अगर तुम बैटरी बना रहे हो, है ना, अगर तुम बैटरी बना रहे हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर से, बट हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी अंदर से बाहर लगा रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगा। अब लड़ाई ऐसा होगा कि अगर मैं बाहर से ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ, बाहर का वोल्टेज अगर ज़्यादा है कंपेयर टू इनसाइड का वोल्टेज, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बन जाएगा। बट अगर बाहर का वोल्टेज कम है अंदर के वोल्टेज से, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बन जाएगा और वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। बट अगर बाहर का वोल्टेज इक्वल टू अंदर का वोल्टेज, तो फिर ये कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है इस कंडीशन में। वेरी इजी, वेरी सिंपल। नाउ कम्स द पार्ट कि अब तुम्हारा पास आता है वो क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल, वो भी हो गया, कैथोड एनोड भी हो गया। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस में। बहुत ही सिंपल होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स भी है ये इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बस 2 रूल है। उस टाइम क्या होता था, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स देते थे, एनोड इज यूज्ड टू बी नेगेटिव, एंड कैथोड्स पे इलेक्ट्रॉन्स लेते थे। एनोड क्या होता था, याद है, डिप्लीशन होता था एनोड का, और कैथोड का डिपोजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें अंदर जाते थे और मेटल्स एटम्स जो होते हैं उस पर डिपॉजिट हो जाते थे, तो वो क्या था, पॉजिटिव था। बट यहाँ पे पूरा खेल पलट जाता है, क्यों, क्योंकि सेल पलट गया है। देखो अब क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव बन जाता है और कैटायंस पॉजिटिव होते हैं, एनायंस नेगेटिव होते हैं, एंड इसलिए हम यूज़ करते हैं पाव NCr, यानी कैथोड नेगेटिव होता है और उस पर रिडक्शन होता है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही सिंपल होगा। हम आते हैं हम क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो 4 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। पहला तुम्हारा है इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरा तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन है या फिर एक्वस है। तीसरा तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। एंड चौथा तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड है उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड है। परफेक्ट। अब देखो, मैं मोल्टेन वाला, तुम्हें स्ट्रॉन्ग का तो पता ही होगा, स्ट्रॉन्ग भी इसमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा ब्रेकेज होगा। ब्रेकेज ज़्यादा होने से मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। बट CH3COOH में मॉलिक्यूल्स भी होते हैं तो वो ब्रेक्स कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं बहुत बार। ठीक है, ये बात सबको पता चल जाती होगी।
जो बात सबको पता नहीं चलती है वो है मोल्टेन और एक्वस कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम। मोल्टेन में हमेशा क्या होता है ना, मान लो एक ही मेटल है ZnSO4, उसको ही मैंने पिघला दिया बहुत, ZnSO4 छोड़ो HCl लेते हैं, उसको ही मैंने पिघला दिया, HCl तो पिघले, हम उसी को लेते हैं HCl, या फिर तो ZnOH ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, है ना, NaOH ले सकते हो। अब ये जो होता है ना, ब्रेक हो गया, Na+ पिघला हुआ है, तो कैथोड पे क्या जाएगा, Na+ ही जाएगा। OH- वो भी तो सॉल्यूशन में पिघला हुआ है, तो वो जब एनोड पे जाएगा तो भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही डिपॉजिट होगा, नो फाइटिंग, नो फियरिंग। बट एक्वस में होने लगता है लड़ाई। जैसे मैं ले लूँ NaCl, ब्रेक होके क्या बनाएगा, Na+Cl-। अब H2O में क्या बनाएंगे, H2H+OH-। अब देखो कैथोड पे दो आयन्स फाइट करेंगे, एक तो तुम्हारा H+ फाइट करेगा और एक तुम्हारा Na+। ये बोलेगा कि मैं डिपॉजिट होऊंगा, ये बोलेगा मैं डिपॉजिट होऊंगा। Na+ में Cl- फाइट करेगा और OH- फाइट करेगा, ये बोलेगा मैं डिपॉजिट होऊंगा, ये बोलेगा मैं डिपॉजिट होऊंगा। तो अब इस केस में होता क्या है, तो बेसिकली बात यह है कि SRP अगर कम हो, ठीक है, यानी -0.75 किसी का और 0.0 वोल्ट किसी का, SRP सोडियम का इतना होगा और हाइड्रोजन का इतना होगा, इतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा ताकि वह इलेक्ट्रॉन गेन करे, और इसको इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वह इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इसको तो कुछ नहीं चाहिए, इसको तो बहुत कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो कौन डिपॉजिट होगा, ये होगा, क्योंकि ये चाहता है कि मैं कम से कम में हो जाए, है ना काम। जब काम 1 रुपये में हो रहा है तो मैं फालतू के 6 रुपये काहे दूँ, सही बात है। तो वही मामला है, इसलिए H+ डिपॉजिट हुआ। और इस एनोड के केस में क्या होता है कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन दिखता है, ठीक है। SRP जो है ना Cl का ज़्यादा होता है कंपेयर टू SRP ऑफ OH। इसका मतलब क्या हुआ कि Cl जो है वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, है ना। Cl चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Cl2 बना दे, और OH चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके OH, बट ये लेस है, मतलब ये चाहता है, कम चाहता है, इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ताकि ये ऑक्सीडाइज हो सके। अब देखो SRP ऐसी केस में है ना, यानी SOP क्या होगा, SOP ऐसे होगा, यानी क्या चाहता है ये, SOP यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडाइज होने का कैपेबिलिटी कम किसके पास है, Cl के पास है। तो कौन रिड्यूस होगा, Cl रिड्यूस होगा तुम्हारा, है ना, समझ गए ना ये पार्ट, वेरी क्लियर। मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर तुम्हारा कैथोड का केस होता है तो H+ डिपॉजिट होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर तुम्हारा एनोड का केस है तो उसमें तो अदर आयन डिपॉजिट होता है, OH- बहुत रेयरली ही डिपॉजिट किया जाता है। बट डाइल्यूट कंसनट्रेशन में ऐसा बात नहीं है। डाइल्यूट कंसनट्रेशन में डाइल्यूट NaCl मैं ले लूँ तो NaCl तो फिर भी Cl बनाएगा ही, Na+Cl- और H2O H+ एंड OH-। एथोड पे तो अभी भी H+ ही जाएगा, बट बात रहा एनोड का, तो एनोड पे इस बार OH- जाएगा। क्यों, क्योंकि भले ही मेरे ये 1 रुपये में काम कर रहा है, बट ये जो बंदा है ये 6 रुपये में काम कर रहा है, और इसके जैसे बहुत लोग हैं, तो इस पे एक डाउट हो जाएगा यार ये काम अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा, तो हम 6 रुपये देंगे, ठीक है ना, वही मामला है बेसिकली। और OH- को हम ये एक इक्वेशन से बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हैं, OH- इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O प्लस O2, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट। एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड जितना भी मैंने एग्जांपल दिया अनएक्टिव था, अब मैं मर्क्यूरी के साथ एक्टिव इलेक्ट्रोड लेता हूँ, ठीक है, NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है, NaCl तो बना, Na+ बना प्लस Cl- बना, और ये Ag है, एक्वा सोल्यूशन PQ, H2O H+ OH-। अब Ag के साथ मामला ये है ना, ये अब Hg है यहाँ पे,
तो कैथोड पे तो डिपॉजिट तुम्हारा मेटल ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। एमलगैम के फॉर्मेशन की वजह से जो कैथोड है उस पे हमेशा Na+ का या फिर मेटल का डिपोजिशन हो। OH- में Cl- का डिपोजिशन हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं कर रहा है, और Hg+ का एनोड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट हम अब Ag इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl विद Ag इलेक्ट्रोड। पहले हम कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे, ओके, मतलब पहले हम एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, ओके। तो एनोड में इस बार क्या होगा, मैटर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एनोड में देखो Cl- OH- रहेगा, है ना, तुम्हें पता ही है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे को। Na+ + Cl-, उप्स, Cl- H2O H+++ OH-, ठीक है। ये चार एनोड पे क्या होंगे, यही दो होंगे, और Ag तो है ही नहीं एनोड पे। बट इलेक्ट्रोड तो Ag का है ना। इलेक्ट्रोड लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा Ag+। यहाँ पे आएगा तुम्हारा कैथोड में तीन चीज़ें, H+, Na+ एंड Ag+। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिड्यूस होने कौन चाहता है, Ag+ चाहता है, क्योंकि उसका पॉजिटिव 0.75 मान लेते हैं, तो वो डिपॉजिट हुआ, ठीक है। ये चीज़ यूज़ होता है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स में, ओके, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स में। अब कुछ स्पेशल केसेस जैसे तुम मान लो, है ना, क्या बोलते हैं, जैसे हाँ, ये तुम ले सकते हो HCOO इसमें क्या होता है, ये ब्रेक होगा, HCOO- + K+ बनाएंगे। कैथोड तो H2 ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं। कैथोड पे तुम्हारा H2 निकलेगा, बट एनोड पे क्या होगा, ये जो है ना, ये बनाएगा तुम्हारा HCOO 1 2 3 4। अब देखो मैटर होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, सही कहा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर उठ के जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चढ़ जाएगा, जिससे बनेगा H डॉट प्लस CO2। अब ये H डॉट और CO2 जो है, हाँ ठीक है यार, पढ़ने दो पहले। तो ये H डॉट और CO2 जो है बनाएंगे, और H डॉट जो है ऐड हो जाएगा एक और H डॉट के साथ, H2O बनाएगा, और CO2 तो CO2 ही रहेगा, ऐसा होता है। तो मैं एक स्पेशल केस और दिखा देता हूँ H2SO4 का, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। H2SO4 ब्रेक करके H+ + HSO4 बनाएगा, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, बट ये जो है HSO4 इलेक्ट्रॉन लूज करके HSO4 प्लस, मतलब प्लस बोल रहा हूँ, HSO4 प्लस इलेक्ट्रॉन होगा। अब HSO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है तुम्हारा, ठीक है, समझ गया ना। अब देखो ये एक काफ़ी अनस्टेबल फॉर्म है, तो ये एक और HOSO इसके साथ मिलके क्या बनाया पता है, H2S2O8। अब ये ब्रेक डाउन होता है H2O2 प्लस SO2 2SO2 प्लस O2, ये है तुम्हारा इक्वेशन है। अब आता है तुम्हारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो हो गया। अब आता है तुम्हारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तुम्हारा क्या होता है, हम पता करते हैं कि हम इतने चार्ज पास किया तो हमारे कितना इलेक्ट्रॉन बना, कितना वो बना, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना नहीं हुआ, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सिंपल सा बात है, वर्क डन इज इक्वल्स टू E/Q 96500 which is equals to E.I.T 96500. It is weight in mass in gram, ठीक है। E is equivalent mass, I is current, T is time, and ये 1 फैराडे।
ठीक है। और मैं स्टेट ये है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, एंड अकॉर्डिंग टू दिस during electrolysis the amount of substance deposited or liberated at any electrode, okay, cathode or anode, at any electrode will be directly proportional to the the charge passing through the solution, okay। ये हुआ बात इसका। अब आती है बात सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ कुछ नहीं है, बस तुम्हारा बोलता है कि व्हेन टू और मोर सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास बाय पासिंग द फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब अगर तुम्हारा चार्ज जो है कांस्टेंट है तो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, यानी W1/W2 is equals to E1/E2. That's it.